A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be solving the commerce paper for class 12 ISC as per their 2023 examinations. Okay, this commerce paper is the specimen paper. ये आपका 2023 में जो एग्जाम होगा उसका स्पेसिमेन पेपर है एंड दिस हैज बीन चेंज्ड। मतलब जो आज तक बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स आते थे जिसमें शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स होते थे सिर्फ, उसके अलावा अब जो पैटर्न है वो थोड़ा सा एनालिटिकल या कह लो थोड़ा सा ज्यादा एनालिटिकल हो गया है। ओके, द क्वेश्चन इट विल बी ऑफ 80 मार्क्स, इट विल बी ऑफ 3 आवर्स। आपको अलग से 15 मिनट मिलेंगे just for reading the paper, जिस टाइम पर you have not supposed to write the in the answer sheets. Then all the sections are compulsory. आपको सारे questions करने। जो choices आपको मिलेंगी that will be internal choices, कि मान लो section C के एक question में दो options दे दिए जाएं, या तो ये, but section C में जितने भी questions है वो करने आपको सब है। Okay, section A is objective or very short answer type questions. Then section B is short answer type questions जिसमें मेरे ख्याल से 3 या 4 नंबर के questions हैं, और सेक्शन C इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जिसमें 5 नंबर क्वेश्चन है। वैसे तो इसमें और इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देन कम्स फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट दैट इज सेक्शन ए। दिस इज ऑफ 16 नंबर। यहाँ पर आप लोग देखोगे द वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ओके, क्या इसमें दिए हुए? फर्स्ट क्वेश्चन इज at support.com. Now these are the MCQs. There is no reward or appreciation for a good suggestion. जो subordinates हैं, they want to offer any useful, they do not want to offer any useful suggestion टू देयर सुपीरियर्स। क्यों? क्योंकि उनको कोई भी रिवॉर्ड या अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, इसलिए वो सुपीरियर्स को कोई भी सजेशन नहीं देना चाहते। ये कौन से तरह का बैरियर है? तो ये एक पर्सनल बैरियर है जिसमें आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, जस्ट बिकॉज कि आपको अगले की तरफ से कोई भी अप्रिसिएशन नहीं मिलता। ओके, सिमेंटिक नहीं होता है ये, क्योंकि सिमेंटिक होता है लैंग्वेज से रिलेटेड। ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते क्योंकि वो कुछ टेक्नोलॉजिकल चीजें होती हैं, एंड साइकोलॉजिकल बैरियर भी ये नहीं होता है। देन नेक्स्ट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या बताता है? तो कैपिटल स्ट्रक्चर बताता है कि आपकी कंपनी में कितना डेट का पोर्शन है और कितना शेयर होल्डर्स या फिर इक्विटी का पोर्शन है। दिस इज ऑल्सो 1 मार्क्स। देन नेक्स्ट इज थर्ड इज, दिस इज वेरी इजी। इसमें लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काउंटेड एज करंट असेट। नॉट काउंटेड इन्वेंट्री है, कैश है, अकाउंट रिसीवेबल या फिर बिल्स रिसीवेबल है, बट इक्विपमेंट नहीं है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, दैट इट इज नॉट अ करंट असेट। देन उसके बाद ये बहुत बेसिक से डायरेक्ट से क्वेश्चन हैं जिसको आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ओके, थर्ड इज a trader wants to transfer funds electronically through NEFT, but he does not have a bank account. उस केस में maximum amount that he can transfer is 50,000 rupees. Okay, then Spirit Day Corps ये क्या है? ये किसका? हेनरी फ्योल के। फ्योल और टेलर दो लोग थे, तो हेनरी फ्योल के ये जो 14 प्रिंसिपल्स थे उसमें से एक प्रिंसिपल है जो ये कहता है दैट देयर शुड बी टीम स्पिरिट। और टीम स्पिरिट वर्ड कहां से निकला हुआ है? यूनियन इज स्ट्रेंथ। ओके, फोर्थ वाला पार्ट। बायर बीवेयर नहीं, प्रोडक्ट नहीं, सर्विस नहीं। देन सिलेक्ट एंड राइट द ऑड वन आउट। नाउ ये थोड़ा सा चेक कर लेना, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था क्योंकि सबके सब एक ही जैसे होते हैं एमसीक्यूज में। ओके, यू हैव टू टेल द ऑड वन आउट की सब सही है, एक कोई गलत है या कोई ऐसी स्टेटमेंट जो कि सबसे मैच नहीं करती। Different elements of business environment are closely related. Yes, it is true. Then business environment is rigid in nature. मेरे ख्याल से तो it is flexible. Flexible means it keeps on changing. Okay. Then business environment is difficult to predict. True. And social and cultural forces भी एक बहुत important influence करते हैं, हाँ. But business environment rigid in nature नहीं होता है. It is flexible और it is dynamic that keeps on चेंजिंग। तो इसलिए ये वाला बी वाला पार्ट मैंने मार्क किया है। दिस इज अप टू यू, आप कोई भी उसमें कर सकते हो सकता है कि आंसर गलत हो।
देन स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। अब मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे, मतलब जितना मैंने छानबीन करके लिखा है इसमें, उसके अकॉर्डिंग तो मुझे सब ट्रू लगे। फर्स्ट इज कि मिनिमम अमाउंट दैट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, तो उसमें इट इज 2 लाख, इट इज ट्रू। ओके, देन माइक्रो एनवायरमेंट वो एनवायरमेंट होता है जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करता है बाकी स्पेसिफिक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, तो इट इज ऑल्सो ट्रू। Warranty is not a part of place and promotion elements. No, it is a part of product mix. ये place और promotion mix का part नहीं है। And packaging is an innovative function. Yes, packaging is an innovative function. Okay, फिर है कि एक dash function of management is related to placing the right person in the right job. Obviously, स्टाफिंग में ही हम लोग राइट जगह पर राइट पर्सन को पुट करते हैं। फिर नेक्स्ट इज कि डैश इज अ हिडन फोर्स दैट लिंक्स ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्वियसली अगर लिंक बोला है तो इट विल बी रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन। फिर नेक्स्ट है कि एक फोटोस्टेट मशीन जब भी इंट्रोड्यूस हुई थी मार्केट में, तो कार्बन पेपर इंडस्ट्री बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई थी। ये कौन सा कंपोनेंट है? तो ऑब्वियसली कोई टेक्निक से रिलेटेड चीज हो रही है, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। देन 10th इज, अब ये सारे 1 मार्क्स के एनालिटिकल क्वेश्चन है जिसमें आपको अपना दिमाग लगाना है, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ करके जाना है इसको। नेक्स्ट इज सुशांत वांट टू शॉप टू बाय वेंट टू अ शॉप क्योंकि उसको एक डिटर्जेंट चाहिए था। द शॉपकीपर फोर्स्ड हिम कि तुमको यही वाला डिटर्जेंट लेना है, यही अवेलेबल ब्रांड लेना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज विलिंगनेस, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द विलिंगनेस ऑफ सुशांत। तो विच राइट ऑफ सुशांत एज अ कंज्यूमर हैज बीन वायलेटेड, उसका कौन सा राइट है जो उसको नहीं मिला चूज करने को? तो दैट इज राइट टू चूज, कि वो अपना चॉइस कर सके, वो वाला राइट उसका नहीं एक्सरसाइज करने दिया उसको। ओके, फिर लिखा है, ये आया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस से, बिजनेस एनवायरमेंट से। द क्वेश्चन इज कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो डिफर करता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन। तो कौन सा फीचर यहाँ पर यूज हो रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट का? इट इज रिलेटिविटी, जो ये कहता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है और इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड कंट्री टू कंट्री। ओके, देन नेक्स्ट इज कि असर्शन एक दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट दी हुई है कि एडवर्टाइजिंग जो है, एडवर्टाइजिंग की जो कॉस्ट है सॉरी, एडवर्टाइजिंग की जो कॉस्ट है दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कंज्यूमर्स इन द फॉर्म ऑफ हाई प्राइसेस। हाँ, जो एडवर्टाइजमेंट हम लोग टीवी में देखते हैं, ऑब्वियसली वो कंज्यूमर्स के ही या हमारे ही पॉकेट से जाता है उसका पैसा। और इसका रीजन ये है क्योंकि एडवर्टाइजिंग हेल्प करता है सेल्स इंक्रीज करने में और कॉस्ट को रिड्यूस करने में। नो, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को हमेशा बढ़ाता है, वो कॉस्ट को कभी घटाता नहीं है। ओके, तो असर्शन इज करेक्ट बट द रीजनिंग इज फॉल्स, और उसका रीजन दिया हुआ है कि एडवर्टाइजिंग जो है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जो है इट इज इंक्लूडेड इन द टोटल कॉस्ट। एडवर्टाइजिंग कभी भी सेल्स को इंक्रीज तो करता है बट वो कॉस्ट भी इंक्रीज कर देता है, रादर इट इंक्रीजेस द कॉस्ट, वो कॉस्ट को डिक्रीज नहीं करता है। ओके, देन ये था मेरा 16 नंबर का। एक एक मार्क्स के इसमें थे, ट्रू फॉल्स चार आए थे, फिल इन द ब्लैंक एक आध दो आध पूछे जाते हैं। तो दिस इज द 16 क्वेश्चंस, ये आपके 16 क्वेश्चन से शॉर्ट नहीं, मतलब 13 क्वेश्चन से, जिसमें वो 4 ट्रू फॉल्स भी थे, एक एक नंबर के ये वाले थे। अब आता है मेरे शॉर्ट आंसर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें क्या दिया हुआ है, इंटरनल चॉइसेस आपको दी हुई है, राइट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 इटसेल्फ। क्या लिखा गया है? फर्स्ट इज कि यू हैव टू टेल कि एक इफेक्टिव प्लान जो है, समटाइम्स इफेक्टिव प्लान फेल्स टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स। उसके बेसिस पे, इस स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको 4 लिमिटेशंस बताने हैं प्लानिंग के। तो प्लानिंग के 4 लिमिटेशंस क्या हुए? इट इज रिजिड। ओके, प्लानिंग इज रिजिडिटी, क्योंकि अगर एक बार प्लान बन गया तो आप उसको जल्दी चेंज नहीं करते हो। फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी होता है, यू फील लाइक कि हाँ आपका जो प्लान है वो बहुत अच्छा है, यू आर सिक्योर, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। देयर इज लैक ऑफ एक्यूरेसी, क्योंकि आप एक्यूरेटली प्लान को डिसाइड नहीं कर सकते हो कि वेदर इट विल बी करेक्ट, और जो सिचुएशन है वो उसके अकॉर्डिंग रहेगी कि नहीं।
और देयर आर एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑल्सो, कभी कभी टेक्नोलॉजी के चेंज होने से या गवर्नमेंट पॉलिसीज के चेंज होने से आपके प्लान्स पर अफेक्ट पड़ता है, तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ऑर्गेनाइजिंग एक इम्पॉर्टेंट टूल है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज. इसके बेसिस पे यू हैव टू टेल द 4 पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो फर्स्ट क्या है, कितने पॉइंट्स बताने हैं इसमें? आई हैव रिटन 5, आपको एनी 4 ही बताने. फर्स्ट इज स्पेशलाइजेशन. ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स इन स्पेशलाइजिंग द थिंग्स, कि आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बन जाते हो चीजों के. यू कैन यूज द ह्यूमन टैलेंट ऑप्टिमली, मतलब बहुत ज्यादा फुली उसको यूटिलाइज कर सकते हो. देयर इज कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, there is security and support, and there is training and development in the part of organization. Okay, then next क्या कहा गया है? नेक्स्ट इज द क्वेश्चन इज कि जो मैनेजमेंट ऑफ राज लिमिटेड है, देखो इसमें तो हमको इंटरनल चॉइसेस दी गई थी, दीज बोथ आर ऑफ 4 नंबर. ओके, और अगर बोला गया कि आपको 4 पॉइंट्स लिखने, तो यू विल राइट 4 पॉइंट्स एंड यू विल एक्सप्लेन देम ऑल्सो. मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं जस्ट बिकॉज कि यू ऑलरेडी नो, आपके पास सब चीज का सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो हमने सिर्फ एक ब्रीफ आइडिया के लिए आपके पास पॉइंट्स लिख दिए हैं इसमें, लेकिन आपको उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है इन सारे पॉइंट्स को. नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट ऑफ राज लिमिटेड has asked their finance manager to design the capital structure for the organization. राज लिमिटेड के जो फाइनेंस मैनेजर है उन्होंने बोला है कि कैपिटल स्ट्रक्चर उसका डिजाइन करना है ऑर्गेनाइजेशन का. कौन से 4 फैक्टर्स हैं जो फाइनेंस मैनेजर को ध्यान में रखने हैं जब भी वो कैपिटल स्ट्रक्चर बनाएगा? ओके, तो सबसे पहला है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, then exercise of control, then need for flexibility and nature of business. जिस हिसाब से nature of business है उस according you will decide the capital structure, whether it should be debt or whether it should be equity. Then comes you have to explain trade credit and factoring as a source of business enterprise. ये भी 4 नंबर का था और ये भी 4 नंबर का है. वैसे मुझे ट्रेड क्रेडिट और फैक्टरिंग में डिफरेंस बिटवीन नहीं मिला, बुक में नहीं मिला, सॉरी ठीक है, बुक में नहीं मिला, हो सकता है कि आपको मिल जाए. तो फर्स्ट इज फैक्टरिंग इज अ फाइनेंशियल सर्विस जिसमें फैक्टर्स अंडर विच जो फैक्टर्स हैं दे रेंडर वेरियस सर्विसेज, जैसे कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स की. अगर हमें, मेरे पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज है और हमें किसी से डिस्काउंट करवाना है, तो हम उसके पास जाएंगे, उसको डिस्काउंट करवा लेंगे, वो अपना कुछ पैसा कट करेगा, चार्ज और बाकी मनी हमको मिल जाएगा. ओके, कलेक्शन ऑफ क्लाइंट्स डेट्स अंडर दिस, जो रिसीवेबल्स होते हैं ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, दीज आर सोल्ड टू द फैक्टर. जो मेरे पास रिसोर्स है, जो मेरे पास बिल है, वो मैं उसको देता हूँ और मुझे उसके बदले वो फैक्टरिंग सर्विसेज देता है, मतलब वो कुछ चार्ज कट करके मुझे उस बिल का पैसा दे देता है बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ द बिल. ओके, और ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? ये वो क्रेडिट होता है कि जब भी हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं तो हम उधार पर ही गुड्स को परचेज कर लें. इट फैसिलिटेट्स द परचेज ऑफ सप्लाईज विदाउट इमीडिएट पेमेंट, कि हम लोग परचेज तो कर ले रहे हैं सामान को, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि हम लोग इमीडिएटली पेमेंट करें. ओके, और ये भी एक शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है. देन आफ्टर ट्रेड क्रेडिट एंड, और देखो इसमें भी लिखा हुआ है कि ये भी 4 नंबर का है, तो यू विल राइट 4 पॉइंट्स, क्योंकि मुझे मिले नहीं पॉइंट्स इसीलिए हमने नहीं लिखे 4. देन कम्स कि आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने हैं पब्लिक डिपॉजिट्स के. तो एडवांटेज में क्या होता है पब्लिक डिपॉजिट का? जस्ट बिकॉज कि इट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ फाइनेंस, सो इट इज सिंपल एंड इकोनॉमिकल. आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेने पड़ते हैं जब आप पब्लिक डिपॉजिट्स लेते हो. फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि अगर आप चाहो तो जो पब्लिक डिपॉजिट्स है, अगर आपको नहीं नीड है आप उसको वापस भी कर सकते हो, जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको. ओके, देन डीमेरिट्स उसमें बोला है कि अनरिलायबल. हो सकता है कि पब्लिक जो आप जिन्होंने आपके पास पैसा रखवाया है वो आ जाए आपसे पैसा लेने के लिए. एंड देयर इज ऑल्सो रिस्क टू इन्वेस्टर्स, क्योंकि इन्वेस्टर्स डू नॉट बिलीव कि कंपनी हमें रेगुलर रिटर्न दे पाएगी या नहीं दे पाएगी. देन
अगेन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, ओके इसमें कोई भी चॉइसेस नहीं है कि सेक्शन बी में हमें इतने क्वेश्चंस या उतने करने, यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज व्हाई इज मैनेजमेंट कंसिडर्ड एज एन आर्ट। तो बहुत सारी चीजें थी, देखो इसमें आर्ट दिया है, तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन भी आप पढ़ोगे, और मैनेजमेंट तीसरा क्या था, मैनेजमेंट एज अ साइंस भी आप पढ़ोगे। तो ये दोनों ही चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। अभी क्या है इसमें, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, तो देयर इज प्रैक्टिकल नॉलेज, देयर इज पर्सनल स्किल्स, क्रिएटिविटी इज देयर कि मैनेजर्स के अंदर बहुत क्रिएटिविटी होता है, एंड देयर इज परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस, दे बिकम परफेक्ट ओनली बाय कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। फिर है नेक्स्ट कि बहुत डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो उसमें ऐसा कुछ है नहीं जो हम एक्सप्लेन करें। हाँ, अगर कोई टॉपिक कोई कॉन्सेप्ट है जो आपको नहीं समझ में आए, दैट यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल एक्सप्लेन दैट टू यू। ओके, यू हैव टू टेल कि नीड ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। तो इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी, रिसर्च इंप्रूव करता है, मैनेजर्स को ट्रेन करता है, और सोशल गोल्स को अटेन करने में भी हेल्प करता है। देन 4 फंक्शंस ऑफ सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर के फंक्शंस कौन कौन से? फर्स्ट इज शेड्यूल करना काम को, ऑर्डर्स इशू करना, ग्रीवेंसेस को हैंडल करना, ओके, एंड सबऑर्डिनेट्स को भी गाइड करना। दीज आर द फंक्शंस ऑफ सुपरवाइजर। और इसमें ये भी आपका 4 मार्क्स का, सब कुछ 4 मार्क्स के हैं, और मुझे कहीं से भी शॉर्ट आंसर्स नहीं लग रहे हैं। देन कम्स अ क्वेश्चन, ये थोड़ा सा एनालिटिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन है। पूछा गया, बोला गया है कि मनु कोई पर्सन था, उसने एक इलेक्ट्रिक आयरन बाय की, ठीक है, जो कि 500 रुपए की थी, बट उसको उससे इलेक्ट्रिक शॉक हो गया वाइल इन यूज, एंड ही या शी वांट्स टू एक्सरसाइज, अच्छा बॉय है, मनु वांट्स टू एक्सरसाइज हिज राइट एज एन अग्रीव्ड कस्टमर, कि मतलब उसके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है, तो वो उसको अपने ग्रीवेंसेस को, अपने जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना है। तो ये किस राइट के अंडर होगा? तो देखो मेरे अकॉर्डिंग टू द राइट इज राइट टू सीक रिड्रेसल। बहुत सारी जगहों पर राइट टू सेफ्टी और राइट टू बी हर्ड भी दिया हुआ था। ओके, तो दिस वन राइट पूछा गया है। अब क्योंकि अगर बहुत सारे राइट्स होते तो एस लगा होता है, एस नहीं लगा हुआ है, ऑब्वियसली एक ही राइट पूछा गया है। तो आई हैव टोल्ड हिम कि दिस इज द राइट टू सीक रिड्रेसल। हाँ, राइट टू सेफ्टी भी हो सकता है, वो भी गलत नहीं कंसिडर किया जाएगा। ओके, फिर लिखा है कि एक्सप्लेन एनी टू रेमेडीज जो कि उसको अवेलेबल है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या करता है, वो उसको कौन कौन सी रेमेडीज दे सकता है? प्रोडक्ट को रिप्लेस करने की रेमेडी, और या फिर डिफेक्ट को रिमूव करने की रेमेडी दे सकता है, या फिर कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कर सकता है, ये भी लिख सकते हो। अब उसमें 2 ही चीजें बोली है तो मैंने 2 लिखी है। ओके, 2 रेमेडीज बोला है ना, तो या तो आप कॉम्पनसेशन भी उसको दे सकते हो, या फिर प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसको भी रिफंड कर सकते हो वापस उस पर्सन को। तो ये सारी चीजें आप इसमें कर सकते हो। दीज 2 थिंग्स आर देयर जो कि पूछी गई है उसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दिस पीडीएफ आई विल सेंड यू ऑन टेलीग्राम, आप वहां से इसको ले लेना, आपको थोड़ा सा आसान पड़ेगा क्योंकि आंसर्स इसमें लिखे हुए हैं, पका पकाया हलवा। ओके, ब्रांडिंग एड्स टू द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, बट उसके कुछ सेवरल बेनिफिट्स भी होते हैं। आपको कोई 4 एडवांटेजेस बताने हैं ब्रांडिंग के। तो फर्स्ट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, आप प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हो। देयर आर फैसिलिटीज, मतलब एडवर्टाइजिंग की हेल्प करता है एडवर्टाइजिंग में। डिफरेंशियल प्राइसिंग एंड लोअर्स द सेलिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब सेलिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट की, जो प्रोडक्ट की सेलिंग कॉस्ट है, बेचने की जो कॉस्ट है उसको कम करता है। एंड देयर इज डिफरेंशियल प्राइसिंग आल्सो। ओके, देन नेक्स्ट इज अ नंबर ऑफ फैक्टर्स अफेक्ट। अब इन दोनों में चॉइसेस है तो आपको कोई भी एक करना है, दोनों ही 4-4 नंबर के हैं। कुछ नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं जो प्राइस के फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। यू हैव टू टेल 4 सच फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। एक मिनट, 4 such factors of production you have to tell. तो the factors are कि firm का objective क्या है, this you have to tell. Then cost of the product,
बाइंग मोटिव्स क्या है एंड द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ये भी आप क्वालिटी एंड सर्विस जो कि है वो आपको इसमें बताना है कि व्हेनेवर यू विल डिसाइड द प्राइस। ओके, देन नेक्स्ट इज, अब आते हैं मेरे लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि 32 मार्क्स के हैं और उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप पूरा अटेम्प्ट करोगे। ऑब्वियसली क्वेश्चंस आप सारे अटेम्प्ट करोगे, बस उसमें इंटरनल चॉइसेस है। ओके, एंड एवरीथिंग इज कंपल्सरी, यहाँ पर भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको 2 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चंस करने, तो यू जस्ट नीड टू बी वेरी क्विक, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग ये जा रहा है उस अकॉर्डिंग आपका जो पेपर है वो छूटने के चांसेस हो सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज सेक्शन सी, 32 मार्क्स का ये है। फिर इसमें फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है, यू हैव टू टेल द 5 फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इट इज रिलेटिव, इंटर रिलेटेड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, डायनामिक, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, it is uncertain, and there is relativity, means it is a relative concept, it is different from region to region and person to person or organization to organization। फिर बोला गया है कि what is meant by social environment, और आपको उसके 2 components बताने हैं। ओके, तो सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है, जिसमें कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज, सोशल ट्रेंड्स, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। फिर कंपोनेंट्स में देयर इज क्वालिटी ऑफ लाइफ, देयर इज इम्पोर्टेंस ऑफ और प्लेस ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स, बर्थ और डेथ रेट्स, एटीट्यूड ऑफ कस्टमर्स टुवर्ड्स इनोवेशन एंड लाइफस्टाइल। तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं और आपको जो भी कंपोनेंट्स लिखोगे उसको आपको एक्सप्लेन भी करना है। फिर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। ओके, अगेन आई एम सेइंग कि आपको इंटरनल चॉइसेस मिलेंगी इसमें, जैसे अगर क्वेश्चन करोगे या तो ये 2 क्वेश्चन करोगे या तो ये 2 क्वेश्चन करोगे, ये नहीं कर सकते हो कि एक इसका, फर्स्ट वाला इसका ले ले, सेकेंड वाला इसका कर ले, ये आपको नहीं करना है। काइंडली कीप दिस इन माइंड। द क्वेश्चन इज कि डिबेंचर्स क्या होते हैं और आपको 4 एडवांटेजेस बताने हैं। तो फर्स्ट इज कि डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट होती है जो कि कंपनी के कॉमन सील के अंडर इशू की जाती है। ओके, और वो डॉक्यूमेंट आपको ये बताता है कि आपसे हमने एक डेट लिया है, पब्लिक से फर्म ने एक डेट लिया हुआ है, एक उधार लिया हुआ है, एंड आपको एक इंटरेस्ट का पेमेंट होगा ऑन अ स्पेसिफाइड रेट। फिर है इसके एडवांटेजेस, 4 एडवांटेजेस इसके पूछे गए हैं। तो इन्वेस्टर्स के लिए फिक्स्ड इनकम होती है, सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है क्योंकि उनको पता है कि मेरा पैसा कहीं सेव्ड है और मुझे उस पर एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा ही। फिक्स्ड रिटर्न होता है इवन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, भले ही महंगाई बढ़ रही हो लेकिन तभी भी आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इन्फ्लेशन, फिक्स्ड रेट इंटरेस्ट रेट मिलता ही है। एंड देयर इज नो डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप, क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी में पैसा लगाते हैं बट वो कंपनी के ओनर्स नहीं होते हैं, ओनर्स सिर्फ मेरे इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। ओके, देन 3 फीचर्स ऑफ क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड क्रेडिट फैसिलिटी अलाउ करता है, आपके बैंक में पैसा हो ना हो, लेकिन आप उसके क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप ज्यादा मनी विड्रॉ कर सकते हो। ओके, देन देयर आर सम चार्जेस हैज टू बी पेड एंड सम incentives आर also अवेलेबल और क्रेडिट कार्ड। आपने बहुत सारी जगहों पे अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग की होगी आपको पता होगा 10% डिस्काउंट ऑन आईसीआईसीआई का क्रेडिट कार्ड या बीओबी कार्ड, तो बहुत सारे ऐसे इंसेंटिव्स आपको उसमें मिलते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज कि कोई भी 5 डिफरेंस बिटवीन बताना है शेयर्स और डिबेंचर होल्डर्स में। ये दोनों टॉपिक हो गए। अब शेयर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स में डिफरेंस बिटवीन आपकी बुक में बहुत ज्यादा नाइसली दिया हुआ है टैबुलर फॉर्म में, तो दिस आई हैव नॉट मेंशन्ड हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि 3 एडवांटेजेस ऑफ रेजिंग फाइनेंस थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो इट इज अ फ्लेक्सिबल सोर्स, अगर आपको चाहिए आप ज्यादा लोन भी ले सकते हो, और इंटरेस्ट जो है इट इज डिडक्टेबल। कंपनी में जो जब आप इनकम टैक्स फाइल करोगे, अपना कॉर्पोरेट टैक्स फाइल करोगे, तो ये जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, इट इज डिडक्टेबल एंड you can also get expert advice or guidance. Okay, then is question number 12। question number 12 कहता है कि you have to tell 3 difference between Taylor and Henry Fayol के 3 differences। देखो 5 नंबर का है लेकिन अगर 3 differences बोले गए हैं तो 3 ही differences इसमें आप लिखोगे।
फिर बोला है कि ऑर्गेनाइजिंग में कुछ स्टेप्स होते हैं, सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं दैट यू हैव टू टेल। स्टेप्स हमेशा ऑर्डर में लिखे जाते हैं। फर्स्ट इज डिविजन ऑफ वर्क, देन वर्क को डिवाइड करोगे, एक्टिविटीज को ग्रुप करोगे, असाइन करोगे ड्यूटीज, किसकी कौन सी ड्यूटी है, देन यू विल डेलीगेट द अथॉरिटी, एंड लास्ट आप जितने भी एफर्ट्स है उन सबको कोऑर्डिनेट करोगे। ओके, देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, कुछ नहीं किया जा सकता नींद का। you have to read a case and you have to answer the questions that follow। ठीक है, आफ्टर परसुइंग अ कोर्स ऑफ जेमोलॉजी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, राज ने एक he started a workshop in Surat to facilitate his father's jewelry business। ओके, दिल्ली में, ऑस्ट्रेलिया से वो पढ़ा था लेकिन वो दिल्ली आ गया। अब ही यूज टू स्पीक इन इंग्लिश, बट जो लोकल स्किल्ड वर्कर्स है वहां पे उनको सिर्फ हिंदी और गुजराती आती है। तो राज स्टार्टेड फेसिंग प्रॉब्लम्स इन वर्क ड्यू टू मिसकम्युनिकेशन, क्योंकि उसको सिर्फ इंग्लिश आती थी और उसके जितने भी वर्कर्स थे उसको या तो हिंदी या तो गुजराती आती थी। तो he was not able to get the jewelry designs made in the desired manner। वो जब भी कुछ समझाता था तो क्योंकि वहां के जो वर्कर्स उनको समझ नहीं आते, तो ज्वेलरी डिजाइन जैसे उसको चाहिए वो उसको नहीं मिल पाती थी। ओके, ड्यू टू विच यू हैव टू टेल, अब इसमें उसी से इसी पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। फर्स्ट इज क्या, वो कम्युनिकेशन की मीनिंग बतानी है। तो इट इज वेरी सिंपल, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें यू टेल इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज थ्रू इंडिविजुअल्स। एक मिनट, ओके, इंडिविजुअल्स के बीच में इंफॉर्मेशन शेयर होती है थ्रू सिंबल, साइन और बिहेवियर। नेक्स्ट इज कि आपको आइडेंटिफाई करना है द टाइप ऑफ बैरियर जो कि राज और उसके वर्कर्स के बीच में है। तो इट इज नोन एज सिमेंटिक बैरियर। ओके, या फिर हम इसको लिंग्विस्टिक बैरियर भी बोल सकते हैं, या फिर इट इज ऑल्सो अ लैंग्वेज बैरियर। ओके, देन नेक्स्ट इज यू हैव टू सजेस्ट 3 मेजर्स, मतलब एनी वन टाइप ऑफ, तीनों का मतलब एक ही होता है। लैंग्वेज बैरियर वही बैरियर होता है जो आप लैंग्वेज अगले डिफरेंट कल्चर्स के कारण, मेरी जो लैंग्वेज है वो आपसे अलग है, तो दिस इज द बैरियर दैट आई एम फेसिंग। बैरियर क्या होता है, वो बाधा जो आप फेस करते हो जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। यू हैव टू टेल 3 मेजर्स जो कि राज यूज कर सकता है अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने में। तो आपका जो मैसेज होना चाहिए पहले वो वेल ड्राफ्टेड होना चाहिए, अच्छा मैसेज लो। सी, बहुत सारे मेथड्स दिए हैं, यू कैन टेक एनी 3 और उसको अपने पैसेज के अकॉर्डिंग मोल्ड कर दो, बस उतने उसमें चेंजेस ला दो। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, वेल ड्राफ्टेड मैसेज होना चाहिए, प्रॉपर लैंग्वेज होनी चाहिए। अगर आप प्रॉपर लैंग्वेज नहीं है तो एटलीस्ट यूज डिक्शनरी गाइड या फिर एनी सॉर्ट ऑफ ट्रांसलेटर आप यूज कर सकते हो। और देयर शुड बी फीडबैक ऑल्सो, कि जो अगले पर्सन है आप उनसे पूछो कि जो मैंने बोला है कि आपको समझ में भी आया है या नहीं। ओके, देन नेक्स्ट इज लास्ट इज कि विद रेफरेंस टू प्लानिंग एज अ फंक्शन, आपको बताना है कि प्रोग्राम क्या होता है। तो प्रोग्राम होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्स। प्रोग्राम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और रूल्स। ओके, ये जो प्लान्स होते हैं ये एक हिस्सा होता है, मतलब ये तो कुछ अलग सी चीज पूछ ली गई है इसी के अंडर ही, बट यू नीड टू कीप इट इन माइंड। क्या कर सकते हैं, ऑल दीज प्लान्स टुगेदर, एक मिनट, ओके, ऑल दीज प्लान्स जो होते हैं दे टुगेदर फॉर्म अ प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम्स होते हैं दे आर मेड टू गेट अ सिस्टमैटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग के ही पार्ट में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रैटेजीज, तो उसी का ये भी हिस्सा है। ठीक है, प्रोग्राम जो है इट क्रिएट्स रिलेशन बिटवीन पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड गोल्स। तो इन सब के बीच में एक रिश्ता बनाता है प्रोग्राम। ये कॉम्बिनेशन होता है गोल्स, पॉलिसीज और प्रोसीजर्स एंड रूल्स का। ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। इस चैप्टर में सिर्फ यही था, इस स्पेसिमेन में सिर्फ यही था। ये जो 2023 का स्पेसिमेन है, अगेन आई एम सेइंग 80 नंबर का, 3 घंटे का होगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे तो बहुत मन लगा करके पढ़ो। इसमें एमसीक्यूज इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक चीज दी हुई है। ठीक, तो
Keep preparing. If there is something that you need to understand, some question, some query related to this, you can mention it in the comment box and we'll surely work on it. Okay, till then, thank you.